नमस्कार दोस्तों, आप लोग को E2 ग्लोबल 90 में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः आप लोग को भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज डिस्कशन करूंगा। आशा करते हैं आप लोग गौर से देखेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे। मैं आपसे पूरा आप लोगों से अनुरोध करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक ही है ऐसा जो किसी भी सामान्य व्यक्ति भी होगा तो वो हमारे देश के जो प्रतीक है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा, इसके बाद आगे का वीडियो बनेगा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ की बात करेंगे और विभिन्न तरह की भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की बात मैं डिस्कशन करूंगा। तो वो भाग 1 और भाग 2 के रूप में हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे और काफ़ी चीज़ जानकारी मिलेगा। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, एंजॉय करेंगे, सुनेंगे। मैं कोशिश करूंगा जितने भी जो आज का क्लास है हमारा भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा है, झंडा है, उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के तहत, यहाँ पर दोस्तों लाइटिंग के कारण मैं बहुत ही जल्दी इस लाइटिंग को कोशिश करूंगा हटाने का, तो आप लोग कुछ दिन थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करेंगे। यहाँ लाइटिंग का मैं फिर भी बोल दूंगा यहाँ पर क्या चीज़ का लिखा गया हुआ है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बहुत सा है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे। तो उसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय झंडा की बात करेंगे, जो हम लोग जानते हैं तिरंगा है। तो इसके बारे में काफी चीज को हम लोग को अध्ययन करना होगा। पहला ये भारत का राष्ट्रीय झंडा को हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। तिरंगा मतलब 3 रंगों से ये संयोजित है, इसलिए इसको तिरंगा कहा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय तिरंगा जो है, भारत का राष्ट्रीय झंडा जो है ना, तिरंगा को हम लोग कहते हैं, जिसमें 3 रंग के कारण इसको हम लोग तिरंगा कहते हैं, जिसमें केसरिया सबसे ऊपर होता है। दोस्तों, इस चीज को कभी कभी कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम लोग का भारत का राष्ट्रीय तिरंगा जो होता है, सबसे ऊपर जो होता है ना वो होता है आपका केसरिया। इसके बाद जस्ट नीचे बीच में होता है श्वेत, उजला, और जब सबके नीचे जो होता है वो होता है आपका हरा, ग्रीन कलर का होता है। और इसके बीच में जो श्वेत बीच में होता है, उसी इसकी चौड़ाई के व्यास के बराबर, श्वेत की लंबाई नहीं, चौड़ाई के व्यास के बराबर एक गहरे नीले रंग का एक चक्र बनाया जाता है, जिसको हम लोग सारनाथ के अशोक स्तंभ से ये चक्र को लिया गया हुआ है, जिसमें 24 तिरियां होती है, जो कि हम लोगों को यह बतलाती है धर्म के रास्ते भारत को 24 घंटा के रूप में हमारे प्रगति विकास की राह पे चलना होना, धर्म के रास्ते। तो आइए, भारत का राष्ट्रीय झंडा के रूप में तिरंगा 3 रंग के कारण भारत के राष्ट्रीय झंडा में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय झंडा में कुल कितने रंग का प्रयोग किया गया है, तो कुल 4 होगा। हम लोग जानते हैं, ऐसे तो 3 है, केसरिया, श्वेत और ग्रीन, और बीच में एक गहरे नीला कलर का चक्र का भी यूज किया गया है। इसलिए हम लोगों से पूछा जाए हमारे भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा में या भारतीय राष्ट्रीय झंडा में कुल कितने रंगों का प्रयोग किया गया है, तो कुल दोस्तों 4 होगा, जो कि केसरिया, श्वेत, हरा और नीला। आइए, कभी कभी एनटीपीसी, बीपीएससी बहुत तरह की एग्जामिनेशन में कभी कभी इस रंग के बारे में पूछा जाता है, ये रंग हमारे भारतीय झंडा में, भारतीय तिरंगा में क्या चीज का प्रतीक है, क्या चीज दर्शाना चाहती है। तो चलिए, हमारे देश में राष्ट्रीय झंडा में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, नंबर 1 में, फर्स्ट में। जो केसरिया रंग का होता है वीरता, शक्ति और त्याग का प्रतीक होता है दोस्तों हमारे राष्ट्रीय झंडा में, केसरिया का वीरता, शक्ति और त्याग। श्वेत रंग का जो होती है उसका प्रतीक होता है सत्य और शांति, अहिंसा का प्रयोग नहीं करना, हिंसा का प्रयोग नहीं करना। तो श्वेत उजला कलर का जो प्रतीक होता है वो सत्य और शांति का प्रतीक होता है। चलिए, हरा रंग का प्रतीक होता है खुशहाली और समृद्धि, हमारा देश खुशहाल रहे, समृद्धि रहे, हर एक चीज से परिपूर्ण रहे, तो उसकी जो प्रतीक होती है वो हरा रंग का होता है। तो मैंने कोशिश किया, आप लोग एक प्रॉपर नोट बनाइए, मैंने बोला आपको इसको नोट बनाइए, याद कीजिए, और आने वाले एग्जामिनेशन में आप जब बैठेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं आज 13 जनवरी है, तो 13 जनवरी को वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद हमारे देश में गणतंत्रता दिवस मनाएगी 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को डाला। तो आप लोग यदि इस चीज के बारे में जानकारी
बहुत से पहले से भी है, तो और इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। आइए भारत का राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कुल कितनी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामिनेशन में। तो भारत के राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कुल 24 तिलियां होती है। चक्र लिया गया था, कभी कभी पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय झंडा में ये जो चक्र है 24 तिलियां वाली गहरे नीले कलर का, वो कहां से लिया गया है? तो एक वाराणसी, जिसको बनारस कहते हैं, वहां एक सारनाथ जगह है और सारनाथ से ही लिया गया है। तो चक्र लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए, चक्र जो गहरे नीले रंग का है, जो धर्म के रास्ते प्रगति का प्रतीक है, मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर दिया है। आइए, कभी कभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। तो ये होता है 3:2। आप लोग देख रहे होंगे, वीडियो सुन रहे होंगे, तो कुछ यदि आप लोग प्रिपरेशन करते होंगे किसी एग्जामिनेशन का, तो पक्का है इस चीज में आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे हमारे भारतीय राष्ट्रीय झंडा का जो अनुपात है लेंथ और ब्रेथ का, लंबाई और चौड़ाई का ब्रेथ का जो अनुपात है वो 3:2 में है। आइए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की एक झंडा समिति था संविधान सभा के अंतर्गत, तो संविधान सभा या झंडा समिति के द्वारा पूछा जाता है भारतीय ध्वज को या भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को कब मान्यता दिया गया कि ये हमारे भारत का ये एक तिरंगा होगा, ध्वज है, वही पूछा जाए कब तिरंगा को झंडा समिति, उस समय झंडा समिति का जो अध्यक्ष जेपी कृपलानी, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी साहब थे। तो कब तिरंगा को झंडा समिति या जेपी कृपलानी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिला था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को झंडा समिति या संविधान सभा, जिस वक्त झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी साहब थे, कब इसको मान्यता मिला तो भारत का एक ध्वज होगा? तो वो मिला हुआ था 22 जुलाई 1947। जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, 22 जुलाई 1947 से पहले आज के समय में जो हम लोग बीच में चक्र देख रहे हैं सारनाथ से लिया गया हुआ है अशोक स्तंभ से, इससे पहले 22 जुलाई 1947 से पहले उसी स्थान पे चरखा का प्रयोग किया जाता था। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। संसद भवन पर सर्वप्रथम झंडा फहराया गया था, कब फहराया गया था? संसद भवन जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, जहां पर भारत के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं, तो भारत के संसद भवन पे कब झंडा फहराया गया था तिरंगा, जो अभी हमारे देश में है? तो वो बना था 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को 12 बजे उस स्थान पे से ब्रिटेन का जो झंडा था उसको उतार दिया गया था, क्योंकि जानते हैं 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग इंग्लैंड ब्रिटेन का ही उपनिवेश थे, गुलाम थे, इसलिए उस पे 15 अगस्त से पहले हमारे संसद भवन पे अंग्रेजों का झंडा फहराया जाता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद उस संसद भवन पे से रात को 12 बजे इंग्लैंड या ब्रिटेन की झंडा को उतार दिया जाता और 15 अगस्त 1947 को जो झंडा समिति के द्वारा जो झंडा को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्राप्त होती है उसको फहरा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। वो था मेरा 15 अगस्त 1947 को। जानकारी के लिए आपको याद रखना ही होगा। चलिए, अभी वर्तमान में जो हम लोग राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं दोस्तों, उसको पूछा गया सबसे पहले डिजाइन किसने किया गया था? तो ये किया गया था वर्तमान राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन तैयार किया था मैडम भीकाजी कामा, जिसे ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किसने किया था? तो मैडम भीकाजी कामा। और हमारे देश के भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की मां की भी संज्ञा इनको दिया गया है। तो पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन अगेंस्ट द अंग्रेज या ब्रिटिश, तो इस कॉल्ड ये हो जाता है मैडम भीकाजी कामा का नाम जाता है, और मैडम भीकाजी को भारतीय क्रांति की मां भी कहा गया। चलिए आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस वक्त अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रथम बार या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था, प्रथम बार कब फहराया गया था? तो डेट है 31 दिसंबर 1929 को। ये लाहौर में रावी नदी के किनारे से फहराया गया था। चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज एवं प्रतीक के अपमान के लिए, क्योंकि हमारे देश के प्रतीक होते हैं राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, जो भी चीज है राष्ट्र का जिसके प्रतीक के रूप में हम लोग मानते हैं, उसकी अपमान करना भी हमारे लिए अपमान
दंडनीय अपराध इसको घोषित किया गया था। पूछा जाता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज एवं प्रतीक के अपमान के लिए संसद में कानून बनाया गया था। तो 2005 में दोस्तों 2005 में इसके लिए कानून बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा को या राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किसी भी चीज को यदि हम लोग मानते हैं, संविधान में इस चीज का उल्लेख है और इसका हम लोग अपमान करते हैं, गलत रूप से इसको हम लोग दर्शाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको संवैधानिक रूप से आपके दंड के भागी होंगे। दंडनीय अपराध है, दंड दिया जा सकता है। चलिए, एक है भारत ध्वज संहिता 2002। कभी कभी पूछा था भारतीय ध्वज संहिता कब आया था, तो 2002 में। तो भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार आम नागरिक आम दिनों में भी झंडा फहरा सकता है। 2002 से पहले आम नागरिक आम दिनों में झंडा नहीं फहराया जा सकता था, संवैधानिक रूप से इसको मान्यता नहीं मिला था। लेकिन उसकी कानूनी लड़ाई पूछा जाता है इसको, मगर इसको 2002 में आम नागरिकों को भी आम दिनों में भी इसको झंडा को फहरा सकता, तिरंगा को फहरा सकता। मगर इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति जो थे वो नवीन जिंदल साहब थे। इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कौन थे? नवीन जिंदल। काफी महत्वपूर्ण है। नवीन जिंदल साहब का काफी फैक्ट्रियां उस समय थी, अभी भी है जिंदल साहब का। उसने क्या किया, अपने फैक्ट्री पे हमेशा के लिए चाहता था तिरंगा लहराए, हम भारत में रह रहे, लेकिन उनको कोर्ट के द्वारा मान्यता नहीं मिला और वह सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ये लंबी लड़ाई लड़ते हैं और अंततः 2002 ईस्वी में उस व्यक्ति को साथ साथ पूरी भारत के आम नागरिकों को आम दिनों में भी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता या भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत सभी लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो गया था आम दिनों में भी अब अपने घर पे मगर सम्मान पूर्वक भारत के ध्वज को आप लोग फहरा सकते हैं। तो वह कानूनी लड़ाई तो लड़ने वाले कौन थे? नवीन जिंदल साहब थे, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। एक बात मैं इस पर जिक्र नहीं किया हूं दोस्तों, और मैं बता देता हूं, भारतीय तिरंगा जो देख रहे हैं ना, हमेशा आप यदि किसी जुलूस में जा रहे हैं और भारतीय ध्वज को रखे हुए हैं तो हमेशा दाया कंधे पर रखा जाता है, न कि बाया कंधा पर। ये पॉइंट है, याद रखेंगे। दूसरे बात, आप जैसे 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, किसी मौके पे आप भारतीय ध्वज को फहराते हैं, भारतीय तिरंगा को झहराते हैं, तो उस वक्त आपकी टोपी पहनना बहुत ही आवश्यक होती है, जो महात्मा गांधी के स्टाइल में टोपी होता है, जो गोल टाइप का टोपी होता है। तो आप यदि भारतीय ध्वज को सम्मान पूर्वक यदि इसको फहराना चाहते हैं तो टोपी पहनना आवश्यक है। ये 2 पॉइंट है। कभी भी झंडा लेके किसी जुलूस में जाते हैं तो आपके राइट कंधा पे होनी चाहिए, न कि लेफ्ट में नहीं हो, चाहे दाहिने साइड में होनी चाहिए। और यदि आप झंडा फहराते हैं तो हमेशा आप टोपी का प्रयोग करेंगे। साथ ही किसी गाड़ी पे, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी है और कितने व्यक्ति अपने साइकिल पे, गाड़ी पे, तो वो भी आप ये जो झंडा लगाएंगे वो हमेशा राइट साइड के ही साइड में लगाएंगे, न कि लेफ्ट साइड में। चलिए आगे चलते हैं। टोपी वस्त्र के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भारतीय तिरंगा की जो आकार होती है, आप इसको वस्त्र के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे टोपी बना सकते हैं वस्त्र। लेकिन वस्त्र के रूप में आप जैसे शर्ट पहन सकते हैं मगर उसका पैंट नहीं पहन सकते। मतलब कहने का ये हुआ, टोपी भी प्रयोग कर सकते हैं, वस्त्र भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर वस्त्र आप कमर से ऊपर ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, कमर के नीचे इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो दंडनीय अपराध है, वही चीज को लिखा गया। साथ ही अब तिरंगा के रूप में आप तकिया नहीं बना सकते हैं, रुमाल नहीं बना सकते हैं, चादर नहीं प्रयोग कर सकते हैं। और कहा गया है दोस्तों कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की सबसे घिनौना अपराध जो है ना, उसको जला देना होता है। यदि हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कोई व्यक्ति जलाता है तो सबसे घिनौना ये काम करते हैं, विरोध के प्रति विरोध करते हैं। विरोध करने का बहुत सा तरीका है, मगर आप किसी देश के या भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जला के रूप में विरोध प्रकट करते हैं तो वह सबसे घिनौना रूप है। और इसके लिए सख्त भारतीय संविधान में 2005 के अनुसार काफी सख्त इस पर कानून बनाया गया है। तो वह उसी बात को मैं जिक्र किया हूँ। टोपी वस्त्र के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कमर के नीचे का वस्त्र, तकिया, चादर, रुमाल आदि के रूप में इसका प्रयोग दंडनीय अपराध है। विरोध प्रकट करने का सबसे घिनौना, सबसे घटिया जो आप करेंगे वो राष्ट्रीय झंडा को आग लगाना। इसलिए कभी भी, जैसे मान के चलिए कोई भारतीय ध्वज है, इसको पुराना हो गया तो उसको सम्मान पूर्वक आपसे किसी नदी में प्रवाह कर सकते हैं, मिट्टी के नीचे इसको डाल सकते हैं, वो कहीं भी ऊपर में सम्मान पूर्वक, जिससे पाँव नहीं लगे, इसको अपमान नहीं हो, या आप किसी भी रूप में उसका वहां प्रयोग नहीं कर सकते जिससे उसका अपमान हो। क्योंकि हम जानते हैं देश का ये प्रतीक होते हैं, ध्वज प्रतीक होते हैं, और जानते हैं केसरिया, श्वेत रंग, नीला का क्या क्या इसका
वर्ग है, क्या इसका प्रतीक है, सभी पे ये अपमान होगी। इसलिए हम लोग ऐसा कुछ भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं काम करें जो इसकी अपमान होगा। मतलब राष्ट्रीय ध्वज की अपमान का मतलब राष्ट्र का अपमान, अपने को अपमान, भारत के नागरिकों का अपमान होगा। इसलिए आशा करते हैं मैं इस बातों को आप लोग याद रखेंगे, सम्मानपूर्वक इनको फहराएंगे और उनके प्रति निष्ठा और काम रखेंगे। चलिए, अब हमारे पास यहाँ 10 तरह का प्रतीक है, झंडा है, और कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है इस झंडे का क्या मतलब होती है, क्या प्रतीक होती है। तो आइए, विभिन्न झंडा का प्रतीक यहाँ झंडा में लिखा है, यहाँ प्रतीक है, इसका अर्थ, इसका मीनिंग है। तो चलिए, झुका हुआ झंडा, यदि किसी देश का या भारत का झुका हुआ झंडा हुआ जिसका मतलब राष्ट्रीय शोक हो गया। हमारे देश में कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में जो हमारे भारत के काफी योगदान दिया है विकास के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति के रूप में भी हो सकते हैं, तो उनके मौत पे, उनकी मृत्यु पे राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। तो वहां पे झुका हुआ, हम लोग जानते हैं हमेशा भारतीय संसद पे झंडा फहराते रहता है, तो वहां उसे झुका दिया जाता है। तो कभी भी झुका हुआ झंडा यदि देखा जाए तो हम लोग समझेंगे उस समय हमारे राष्ट्र में किसी चीज का शोक है, हम लोग शोक मनाते हैं, जो कि 2 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 1 शख्स होता है, और उस समय हमारे देश में कोई भी खुशी का काम नहीं किया जाता है सरकार के दृष्टिकोण के द्वारा। इसलिए झुका हुआ झंडा का मतलब होता है राष्ट्रीय शोक। उल्टा झंडा, यदि कहीं पर उल्टा झंडा को फहराया जाता है, इसका मतलब राष्ट्रीय विपदा, जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप आ गया, इस तरह की कोई परिस्थिति आ गया और काफी नुकसान हुई है, तो उस स्थिति में झंडा को उल्टा करके फहराया जाता है। तो 2 पॉइंट हो गया, झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक की बात करती है, उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा की बात करती है। सफेद झंडा, यदि आपको कोई भी सफेद झंडा कोई दिखा रहा है तो इसका मतलब वो हमसे समर्पण के रूप में आ रहा है। तो सफेद झंडा संधि समर्पण का मतलब होता है। जैसे मान के चलिए कहीं भी समुद्र की बात होता है और गलती से कोई भी शिप किसी देश के क्षेत्र में चला जाता है, समुद्रीय क्षेत्र में चला जाता है, तो वह शिप वाले उसको पकड़ने के लिए जाते हैं उस देश के। यदि वह शिप वाले, वह शिप के लोग यदि श्वेत झंडा दिखा दिया जाता है तो वहां हम लोग शांतिपूर्वक उसको अरेस्ट करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं। मतलब क्या, वो शिप वाले कहीं ना कहीं हम लोगों को समर्पण करते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं। तो सफेद झंडा का मतलब होता है संधि समर्पण। पीला झंडा का मतलब होता है संक्रमण रोग से पीड़ित बांध। जैसे अभी देखते होंगे कोरोना काल चल रहा है, उसमें यदि किसी व्यक्ति किसी गाड़ी में है, संक्रमित व्यक्ति है, या किसी और अन्य रोग से भी हो सकता है जो संक्रमित व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलाने वाला होता है, तो उस गाड़ी में हम लोग पीला झंडा का प्रयोग कर देते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है उस व्यक्ति में, उस गाड़ी में कोई संक्रमक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो कहीं भी यदि पीला झंडा लगा हुआ किसी गाड़ी में या किसी जगह, तो इसका मतलब संक्रमण रोग से पीड़ित वाहन है, जगह है। लाल त्रिकोण कभी कभी देखते होंगे बड़े बड़े ट्रक में या बड़े बड़े गाड़ी में या कहीं कहीं चिन्ह में लाल त्रिकोण, इसका मतलब होता है परिवार नियोजन, परिवार की छोटा करना की प्रोसेस होती है। लाल झंडा खतरा का निशान, हम लोग जानते हैं कभी भी रेलवे फाटक में या ट्रेन की पटरी पे लाल यदि निशान पाया जाता है तो इसका मतलब आगे कहीं ना कहीं खतरा है, हम लोग को रुक जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, सावधानीपूर्वक वर्क करना चाहिए। तो कहीं भी लाल झंडा है तो खतरा का निशान होगा, मगर वही हरा झंडा है तो इसका मतलब होता है यातायात का संचालन सुनिश्चित है, आगे पूरा क्लियर है। तो हरा झंडा का मतलब होता है यातायात का संचालन, आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं, आपकी आगे की राह पूरा क्लियर है। देखते होंगे जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, लोको पायलट होते हैं, उनके सामने जो भी ट्रेन पट्टी चलती है तो 3 कलर का होता है, रेड होती है, ऑरेंज होती है, पीला होती है हल्का, और वह हरा होती है। तो वो सिग्नल होता है, जब हरा सिग्नल मिल गया इसका मतलब लाइन क्लियर है, आप गाड़ी को चला सकते हैं। रेड है तो आप एकदम गाड़ी को जहां देखें वहां स्टॉप करना होगा, क्योंकि आप जो आगे जा रहे हैं हो सकता है लाइन क्लियर नहीं है, इसलिए आपको इंडिकेट कर रहा है। तो लाल कलर खतरे का निशान है, आप बढ़ नहीं सकते, आगे जहां है वहीं रुक जाइए। मगर हरा क्लियर है, हरा झंडा है, हरा कलर है, तो आपको यातायात का संचालन सुदृढ़ है, आप जा सकते हैं। काला झंडा विरोध प्रदर्शन है, कभी कभी देखते होंगे दोस्तों किसी भी कोई बड़े बड़े नेता है या कोई नेता है उसमें काला झंडा दिखला दिया जाता है, या कहीं भी कोई शोक की बात होती है तो हम लोग काला कपड़ा पहन लेते हैं, तो वह विरोध का प्रतीक होता है। कहीं कहीं देखते हैं कि कोई रैली हो रहा है किसी नेता का तो काला गुब्बारा उड़ा दिया जाता है। तो ये आपका तरीका हुआ किसी के सामने अपने को विरोध प्रकट करना उसके माध्यम से। तो काला झंडा या काला कलर जो होती है विरोध प्रदर्शन का होता है। सफेद कबूतर शांति का प्रतीक होता है, ये भी बात को याद रखेंगे। और कलम, एक कलम की बात करते हैं तो वह सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होता है। दोस्तों मैंने कोशिश किया भारत के राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय ध्वज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूं। आशा करते हैं आपने पूरा वीडियो देखे होंगे।
बहुत सा जानकारी मिला होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। और दूसरे भी बच्चे को जिस तरह से व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है आपके मोबाइल के द्वारा या किसी भी मोबाइल के द्वारा आप उसको डालिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगा दोस्तों। मैं बहुत ही मेहनत करके मैं डाटा को चुनता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको, यदि वीडियो आप देख रहे या कोई किसी बच्चा कोई देख रहा है तो आप संपूर्ण जानकारी फिर वह दोबारा जानकारी कहीं से प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, इसलिए इस मेहनत के रूप में आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे व्यक्ति को भी दिखाने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अगला जो वीडियो डालूंगा वो रहेगा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, कैलेंडर होगा, राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में हम लोग काम करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।